टैक्सेबल परक्यूजिट एंड टैक्स फ्री परक्यूजिट। हाँ। देखो यहाँ पे लिस्ट दिया है आपको। रेंट फ्री अकोमोडेशन, अगर आपका बॉस आपको घर दे देता है रहने के लिए, हाँ। और उसका भाड़ा बॉस दे रहे हैं, या फिर बॉस का ही घर है वो, यानी कंपनी का ही घर है वो। हाँ। इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन, आपको लोन मिल रहा है बॉस की तरफ से कम इंटरेस्ट का रेट पे। ओके। यूज ऑफ मूवेबल एसेट बाय एम्प्लॉय एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, आपको बॉस कोई मूवेबल एसेट दे देता है, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, आपको मूवेबल एसेट बेच ही देता है। अच्छा। पहला तक एसेट आपको भाड़े पे दे दिया या फ्री में दे दिया, अच्छा। दूसरे में आपको मूवेबल एसेट बेच दिया, सेल कर दिया कम रेट पे, मार्केट प्राइस से। हाँ हाँ। लैपटॉप दे दिया कम रेट पे, मार्केट में लैपटॉप का दाम 40,000, आपको 25,000 में दे दिया। अच्छा। प्रोविजन ऑफ फ्री कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी, आपके या आपके घर वालों को अपना ही कोई बनाया हुआ स्कूल में, या फिर कोई और स्कूल में जहाँ बॉस पैसा पे कर रहे हैं, अच्छा। पढ़ाई का फैसिलिटी दे दिया। क्रेडिट कार्ड आपका बॉस बियर करता है, उसका एक्सपेंस। ओके। आपका कोई क्लब में मेंबरशिप करवा दिया। हाँ। स्वेट इक्विटी शेयर दे दिया आपको, मतलब आप कंपनी का शेयर कम रेट पे दे दिया। हाँ। ये सब वो परक्यूजिट है जिस पे टैक्स लगेगा। टैक्स फ्री परक्यूजिट जैसे मेडिकल फैसिलिटी देना, अच्छा। मतलब अपने हॉस्पिटल में इलाज करवा दिया, या कोई ऐसे हॉस्पिटल में इलाज करा दिया जहाँ का पेमेंट बॉस कर रहे हैं। ओके। रिफ्रेशमेंट, ऑफिस में खाना पीना दे दिया, ऑफिस का कैंटीन में आपको फ्री लंच दे रहे हैं, जैसे हम लोगों को स्कूल में मिलता था। ओके। ये सब के लिए पूरा एग्जाम्प्ट है? ये एग्जम्प्टेड है, मतलब इन पे टैक्स नहीं लगेगा। ओके। सब्सिडाइज लंच और डिनर, कम रेट पे लंच या डिनर प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें एक कंडीशन आएगा। रिक्रिएशनल फैसिलिटी, आपको कहीं घूमने फिरने का एंजॉयमेंट का काम, एंजॉयमेंट करवा दिया आपका। ओके। टेलीफोन फैसिलिटी दे दिया आपको। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जैसे स्कूल बस हम लोगों को अवेलेबल होता है, मतलब हमसे भाड़ा नहीं ले रहा है, स्कूल के बस में हम लोग आ जा रहे हैं, ओके। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल गया। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, रिफ्रेशर कोर्स, छोटा मोटा कोई कोर्स करवा दिया आपको। अच्छा। फ्री राशन का अरेंजमेंट करवा दिया। कंप्यूटर लैपटॉप दे दिया ऑफिस का काम के लिए। ओके। रेंट फ्री हाउस दे दिया आपको, वो ऊपर भी आ गया था, एक की बात है। तो टैक्सेबल की वो मेनली टैक्सेबल ही है मतलब। अच्छा। और प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। अच्छा। तो ये सब चीज़ अगर आपको देता है तो इन पे टैक्स नहीं लगता। अब पहले टैक्सेबल परक्यूजिट का एक एक करके बात करते हैं। पहला है रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, हाँ। तो एक होता क्या है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक लाइसेंस मिलता है। किस बात का लाइसेंस? घर वगैरह यूज करने का आपको एक ना डॉक्यूमेंट मिलता है, लाइसेंस। अच्छा। तो लाइसेंस डिटरमाइंड एज पर गवर्नमेंट रूल एट रिड्यूस बाय द रेंट एक्चुअली पेड। वो जो लाइसेंस का जो फीस होता है, हाँ। वो अगर गवर्नमेंट भर रहा है, हाँ। माइनस जितना आपसे रेंट ले रहे हैं। अच्छा। मान लो आपको लाइसेंस दिया 10,000 रुपये का, हाँ। आपसे 3,000 रुपये पर महीना ले रहे हैं, ओके। तो 7,000 आपके लिए टैक्सेबल परक्यूजिट होगी। अच्छा। यहाँ पे बेटा आपने छूट नहीं पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे हाँ। कितना पार्ट टैक्सेबल हो रहा है वो पढ़ रहे हैं। हाँ, पहले वाला में गवर्नमेंट एम्प्लॉय सभी को छूट मिलता था। हाँ, यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पूरा छूट नहीं मिला। अच्छा। अगर आपको फर्नीचर के साथ अकोमोडेशन देता है तो 10% ऑफ द फर्नीचर कॉस्ट। देखो घर का वैल्यू तो ऊपर डिसाइड कर ही लिए ना बेटा, कि लाइसेंस फीस माइनस रेंट पेड। हाँ। अगर फर्नीचर भी दे रहा है तो फर्नीचर के कॉस्ट का 10%। ओके। लेकिन अगर बॉस फर्नीचर भाड़ा पे लेके दे रहे, सब फर्नीचर भी कोई भाड़ा पे लेता है क्या? अब अगर लेके दे तो जितना भाड़ा लग रहा है वो आपका टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा। अच्छा। यानी बॉस अगर खरीद के ही आपको यूज करने दे रहा है तो 10% ऑफ द फर्नीचर कॉस्ट, और भाड़ा पे दे रहा है तो भाड़ा। ये का गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए।
ये फर्नीचर वाला जो कहानी है ना बेटा घर के साथ, ये हाँ। सब में सेम है। अच्छा। खाली आप यहाँ पे 10%। मेन फोकस करो, यहाँ पे घर जो आपको रहने के लिए दिया उसका हाँ। क्या होगा। अच्छा। तो लाइसेंस फीस माइनस रेंट पेड, टैक्सेबल परक्यूजेट। हम्म। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो हाँ। और अगर ऐसे सिटी में रहते हो जिसका पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, अच्छा। तो 15% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। ओके। और यहाँ सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस ऑल टैक्सेबल परक्यूजिट अदर देन दिस। ओके। मतलब सब हाँ, कुछ ये आ आप गया, बोले थे। मतलब सब कुछ आ गया। दिखाएंगे, सब में दिखाएंगे। ओके। सो इफ इन द सिटीज हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख, 15% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल होगा। यहाँ सब टैक्सेबल पढ़ रहे हैं, कितना छूट मिलेगा ये नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख है तो 10% ऑफ द सैलरी, और अगर उससे भी कम है तो 7.5% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल होगी। लेकिन यही बॉस अगर घर भाड़ा पे लेके दिया है, अभी यहाँ पे जो पढ़ रहे थे ऊपर वाला बॉस का खुद का घर है, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है हाँ। या ओन्ड बाय द कंपनी है, लेकिन अगर बॉस भाड़ा पे लेके दे रहा है, मतलब बॉस भाड़ा चुका रहे हैं हाँ। या कंपनी भाड़ा चुका रहे हैं, तो 15% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। पॉपुलेशन मैटर नहीं करता। हाँ, ठीक है। और यही फर्नीचर दे रहा है तो 10% ऑफ द फर्नीचर, अगर फर्नीचर भाड़ा पे लेके दे रहा है तो फर्नीचर का भाड़ा। ठीक है। तो ये था आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन, RFA। हाँ। अब आते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन दिलवा दिया आपको। अगर आपको 20,000 तक का लोन दिया है हाँ। तो फिर कोई इंटरेस्ट आपको मतलब है ना टैक्सेबल नहीं होगा। देखो बॉस इंटरेस्ट नहीं ले रहा है आपसे या कम इंटरेस्ट ले रहा है आपसे, हाँ, इंटरेस्ट फ्री बोला है तो इंटरेस्ट फ्री या फिर कंसेशनल लोन, कंसेशन मतलब कम रेट पे। interest। बाजार में लोन आपको 9% पे मिलता, बॉस आपको 5% पे दे दिया। अच्छा। हम हाउस लोन लिए, मेरे को बाजार में हाउस लोन 7.5% पड़ रहा है, मान लो मेरा कंपनी मेरे को 5% 6% पे हाउस लोन दे दिया, अच्छा। तो 20,000 से अगर कम का लोन है हाँ। तो फुल्ली एग्जम्प्ट है। ओके। नहीं तो फिर SBI का जो रेलेवेंट रेट है अच्छा। वो रेट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा अगर 20,000 से ज़्यादा का लोन है। तो ये बता देगा इस क्वेश्चन। हाँ, ऑब्वियस बात है, आपको SBI का रेलेवेंट रेट बता देगा। ठीक है। एक बात ऊपर छूट गया था, रुको। अगर ये लोन मेडिकल पर्पस के लिए अच्छा। तो एग्जम्प्टेड है, तो 20,000 से वो 20,000 तो से लिखा कम था टैक्स फ्री में, तो मेडिकल लिखा था। बेटा मेडिकल का फैसिलिटी दे दिया वो तो, अच्छा। बॉस इलाज करवा दिया या बॉस के हॉस्पिटल में इलाज हो गया, अच्छा, ये ये मेडिकल लोन के दे लिए रहा है लोन। आपको। हाँ, हाँ, आपको बड़ा बीमारी हो गया, इलाज के लिए आपको लोन चाहिए, आप कंपनी से लोन लिया, वो भी कंसेशनल रेट या इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, हाँ। तो ये लोन पे टैक्स नहीं। ये लोन का जो इंटरेस्ट आपको बेनिफिट हुआ तो, हाँ। या इंटरेस्ट का बात हो रहा है बेटा, इंटरेस्ट का बेनिफिट हो रहा है ना आपको, हाँ। हाँ। वो बेनिफिट हो रहा है तो टैक्स देना चाहिए। हाँ। गवर्नमेंट भी बोला हाँ लेंगे। अगर 20,000 से कम लोन है या मेडिकल के लिए लोन है तो नहीं लेंगे, उसके ऊपर है तो जो SBI का रेलेवेंट रेट है। यूज ऑफ मूवेबल एसेट बाय एम्प्लॉय एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, या आपको या आपके घर वालों को मूवेबल एसेट यूज करने दे दिया बॉस, तो जो फर्नीचर के लिए पड़े थे सेम 10%। लेकिन अगर आपको लैपटॉप और कंप्यूटर दिया है यूज करने के लिए तो वो एग्जम्प्टेड है, क्योंकि जनरली मानते हैं लैपटॉप और कंप्यूटर ऑफिस का काम के लिए दिए। हाँ। 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 ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, अगर आपको बॉस सेल कर दिया तो आपको जो जिस रेट पे वो दिया, हाँ। माइनस उसका WDV, ओके। उतना टैक्सेबल हो जाएगा, उतना टैक्सेबल हो जाएगा। तो WDV का रेट कैसे लेंगे? अगर कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है हाँ। तो डिप्रिसिएशन का रेट 50% होगा। हाँ, ये आप पहले बोले थे वो चैप्टर। मोटर कार अगर है तो 20% डिप्रिसिएशन का रेट होगा।
हाँ। और कोई और अदर एसेट है तो 10%। WDV चलेगा कंप्यूटर और मोटर कार में, अदर कोई एसेट है तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे। एक एग्जांपल लेते हैं, बॉस 3 साल पहले लैपटॉप खरीदा था 40,000 रुपये में, हाँ। आपको आज बेच दिया 5,000 रुपये में, हाँ। 3 साल बाद, ओके। तो 3 साल का डिप्रिसिएशन माइनस होके कॉस्ट देखोगे ना। हाँ। तो पहला साल 50% 40,000 का हाँ। 20,000, हाँ। दूसरा साल 20,000 का 50%, 10,000। और मान लो तीसरा साल का बिगिनिंग में दे दिया तो 2 ही साल डिप्रिसिएशन हुआ। ठीक है। 10,000 का आइटम आपको कितना में दिया बॉस? 5,000। आपको कितना का फायदा हो गया? 5,000। तो 5,000 टैक्सेबल परचेज। ठीक। तो कंप्यूटर अगर हो तो 50% WDV मेथड पे, मोटर कार हो तो 20% WDV मेथड पे। इसके अलावा कोई भी मूवेबल एसेट हो, जैसे फर्नीचर, जैसे AC, जैसे कूलर, जैसे फ्रिज, हाँ। TV, ये सब, वॉशिंग मशीन, हाँ। अगर ये सब है तो 10% स्ट्रेट लाइन मेथड पे। ठीक है। अगले पे आते हैं, प्रोविजन ऑफ गैस या इलेक्ट्रिसिटी या वाटर। आपके घर में गैस, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर फैसिलिटी लगवा दिया बॉस, जितना बॉस को खर्चा पड़ा हाँ। उतना आपके लिए फ्लेक्सिबल। टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। प्रोविजनल और फ्री कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी। actually amount actually expended by the employer, net of amount so recovered। बॉस जितना खर्चा किया माइनस आपसे जितना वसूल कर लिया। कैसे वसूल पड़ेगा? मान लो 3,000 रुपये एजुकेशन का खर्चा होता है, हाँ। आपसे 1,000 रुपये लेता है वो, अच्छा। आपके सैलरी से 1,000 रुपया काट लेते हैं, ओके ओके। तो 2,000 का तो फायदा हुआ ना आपको। हाँ। वो 2,000 आपके लिए टैक्सेबल परचेज। ठीक है। However, if the educational institution is owned by the employer, वो बॉस का स्कूल है, and free education facility provided to the employees' children, there wouldn't be any perquisite as long as the value of benefit। आपको 1,000 रुपये तक का गवर्नमेंट छूट की है। ठीक है। आपके ज़्यादा है तो आपके उससे ज़्यादा होगा तो टैक्सेबल। पूरा। आपको 1,000 तक का फायदा मिल रहा है बॉस से, हाँ। मान लो आपको 3,000 का फायदा मिल रहा है बॉस से हाँ। बच्चों का पढ़ाई के लिए, तो फिर आपको 1,000 रुपया छूट, बाद बाकी 2,000 टैक्सेबल। ठीक है। हाँ। बॉस आपका क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंस बियर कर ले रहे हैं, जितना एक्सपेंस बियर कर रहा है उतना आपके लिए टैक्सेबल। आपको कोई क्लब में मेंबरशिप करवा दे तो जितना बॉस खर्चा कर रहा है उतना आपके लिए टैक्सेबल। हेल्थ क्लब में आपका एडमिशन करवा दिया, जिम वगैरह, टेबल टेनिस का कोई क्लब, क्रिकेट का कोई क्लब, हाँ। नो परक्यूजिव प्रोवाइड यूनिफॉर्मली बाय द एम्प्लॉय टू ऑल। अगर सारे एम्प्लॉय को करवाया है हाँ। तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। आपको अकेले को करवाया तो जितना खर्चा आपके लिए किया। ठीक है। अगर आपको स्वेट इक्विटी शेयर दे दिया तो उस आपको जिस प्राइस पे दिया, हाँ। और बाजार में जो प्राइस चल रहा है, बाजार में 150 रुपये शेयर का दाम है, ठीक है। आपको दे दिया 90 रुपये में, अच्छा। 60 रुपये का फायदा हुआ, हाँ। टैक्सेबल। ठीक। अब आते हैं वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट आइटम। 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइटम बचेगा, PF और मोटर कार, अच्छा। और एक बचना चाहिए लीव ट्रेवल कंसेशन। 3 इंपॉर्टेंट परक्यूजिट का बात बचेगा। मोटर कार में बहुत झोल मतोल है, का चार्ट दिया है कि हम देखते हैं, नहीं, वेयर द एक्सपेंसेस आर मेड बाय द एम्प्लॉयर। देखो एक बात समझना, गाड़ी में 2 खर्चे का बात होगा, हाँ। एक गाड़ी का वैल्यू और एक गाड़ी को मेंटेन करने का खर्चा। अच्छा। 2 एक्सपेंडिचर का बात करेंगे हम यहाँ पे। हाँ। गाड़ी का वैल्यू सर वो तो एक बार में लगता है, 7-8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 12 लाख रुपया, जो भी लगे। हाँ। वो आप कैसे देखोगे हर साल उसका डिप्रिसिएशन वैल्यू। हाँ।
हर साल जितना डेप्रिसिएशन वैल्यू वही गाड़ी का कॉस्ट मान लेंगे उस साल के लिए। हाँ। और मेंटेनेंस कॉस्ट तो आपको क्वेश्चन में अलग से दिया रहेगा। अब बेटा बात आता है इसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा। गाड़ी का खर्चा भी बॉस दिया, हाँ। और मेंटेनेंस का खर्चा भी बॉस दिया। ओके। गाड़ी भी बॉस का और मेंटेनेंस भी बॉस का, तब क्या होगा? गाड़ी का खर्चा आप बियर किए, हाँ। कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय एंड मेंटेनेंस बाय द एम्प्लॉयर, हाँ। और उल्टा कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड मेंटेनेंस बाय द एम्प्लॉय। हाँ। तो 3 स्टोरी बन सकता है, ओन्ड एंड मेंटेन्ड बोथ बाय एम्प्लॉयर, हाँ। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय, हाँ। और मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड ओन्ड बाय एम्प्लॉय। ठीक है। ठीक है, 3 स्टोरी बनता है। तो पहला में आता है when the expenses are made by the employer, both are made by the employer. both are made by the employer। गाड़ी अगर पूरा ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो ठीक है। तो फिर कोई भी परक्यूजिट टैक्सेबल नहीं है। ओके। अरे बॉस देखो, बॉस ही गाड़ी दिया, बॉस ही गाड़ी का मेंटेनेंस खर्चा भी कर रहे हैं, हाँ। और काम भी गाड़ी ऑफिस के काम किए जा रहा है। खाली आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस से घर आते हो, अच्छा। या ऑफिस का टूर से कहीं जाते हो तो गाड़ी यूज करते हो, तो बाबू तो फिर आपको टैक्स क्यों देना पड़ेगा? हाँ, वो तो ऑफिस के काम के लिए। पूरा काम ही ऑफिस का हो रहा है। हाँ। तो देखो पहला पॉइंट, इफ द कार इज ओन्ड हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस मेड बाय द एम्प्लॉयर एंड यूज बाय द एम्प्लॉय होनली फॉर ऑफिशियल पर्पस, देयर इज नो परक्यूजिट। अगर होनली पर्सनल पर्पस के लिए हो तो मेंटेनेंस का खर्चा प्लस 10% डेप्रिसिएशन। और गाड़ी का कॉस्ट बोला तो 10%। 10%। बेटा गाड़ी का कॉस्ट, एक मान लो गाड़ी खरीदे शुभांगी हम एक 8 लाख का, हाँ। ऑफिस खरीदा, हाँ। गाड़ी का एक बात बताओ, 8 लाख एक बार में तो टैक्सेबल नहीं कर सकते ना शुभांगी। मेरा सैलरी में 8 लाख एक बार में ऐड कर दोगे टैक्स निकालने के लिए? नहीं। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हाँ। एक बार में 8 लाख का टैक्स देंगे हम। नहीं। तो हम क्या बोला गवर्नमेंट को कि हर साल कॉस्ट बताओ, तो गवर्नमेंट बोला हर साल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? क्यों नहीं कैलकुलेट होगा? हर साल जितना डिप्रिशिएट हो रहा है वही उस ईयर का कॉस्ट। अच्छा। तो हर साल 10% ऑफ द कार कॉस्ट तुम्हारे लिए कॉस्ट मान लिया जाएगा। और मेंटेनेंस का 10% प्लस क्या बोले? 10% ऑफ डेप्रिसिएशन प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट। ओके ओके। हाँ। वो तो अलग से पता ही होगा ना बेटा। हाँ, वो तो दिया रहे। तो कार फुल्ली ऑफिस हो तो कोई दिक्कत नहीं, कार फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम है मिक्स एंड मैच। अच्छा। हम ऑफिस से घर भी आते हैं उस गाड़ी से, उस गाड़ी से हम घूमने भी जाते हैं, उस गाड़ी से हम ऑफिस का टूर पे भी जाते हैं, उस गाड़ी में मेरे बच्चे स्कूल भी आते हैं जाते हैं। अच्छा। तो पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए गाड़ी यूज हो रहा है। हाँ। अब झमेला है, अगर गाड़ी 1.6 लीटर वाला है या 1.6 सीसी बोलते हैं उसको हम, कैपेसिटी गाड़ी का, अच्छा। गाड़ी का इंजन का कैपेसिटी होता है, इंजन कैपेसिटी, ओके। अगर वो अप टू 1.6 सीसी है हाँ। तो 1800 रुपया पर मंथ आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग नहीं निकाल सकते ना, कितना ऑफिस कितना हाँ, पर्सनल। हाँ। तो गवर्नमेंट बोला हम डायरेक्ट एक स्टैट्यूटरी अमाउंट ही फिक्स कर देते हैं। अच्छा। और अगर गाड़ी मोर देन 1.6 सीसी जाए तो 2400 रुपया पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। अलग से आपको चॉफर भी मिल रहा है। चॉफर मतलब ड्राइवर, प्रॉपर मतलब क्या? ड्राइवर अच्छा अच्छा। थोड़ा स्टाइलिश लैंग्वेज हो गया चॉफर। हाँ। अगर आपको चॉफर मिल रहा है अलग से, हाँ। मतलब गाड़ी के साथ ड्राइवर भी देता है बॉस, तो 900 रुपया पर मंथ उसका भी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर? इफ द कार इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉय, मतलब गाड़ी एम्प्लॉय का है, गाड़ी हम खरीदा था शुभांगी, एक्सपेंसेस आर मेड बाय द एम्प्लॉय, लेकिन मेंटेनेंस का खर्चा एम्प्लॉयर कर रहे हैं। एम्प्लॉयर दे रहे हैं और गाड़ी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक तो है। बेटा गाड़ी का वैल्यू तो वैसे भी टैक्सेबल नहीं होना चाहिए ना शुभांगी, हाँ। क्योंकि गाड़ी तो हम खुद ही खरीदा अपने पैसे से।
हाँ हम आपकी कंपनी में जॉब करते हैं जुबान जी। हाँ, खरीदने में की सुनो टैक्स सुनो सुनो लगेगा। सुनो, हम आपकी कंपनी में जॉब करते हैं जुबान जी। हाँ पिछला एग्जाम्पल में गाड़ी बॉस का था, यहाँ बोल रहे गाड़ी मेरा है खुद का। हाँ हमको ऑफिस बोला तुमको एक गाड़ी देंगे आने जाने के लिए, ठीक है। हम बोला हमको चाहिए नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है। अच्छा बॉस बोला ठीक है, इसका मेंटेनेंस का खर्चा हम देख लेते हैं। ठीक है। तो गाड़ी तो मेरा ही है बेटा, हाँ तो गाड़ी का तो कोई वैल्यू टैक्सेबल हो नहीं सकता, नहीं। खाली मेंटेनेंस का झमेला होगा। हाँ तो देखो यहाँ पे उसी का बात आया। तो कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय एंड एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉय, मतलब मेंटेनेंस एक्सपेंस। गाड़ी फुल्ली ऑफिशियल पर्पस के लिए हुआ बेटा, वैसे भी कुछ टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। हाँ, नो पर्पस। कार ओन्ड फॉर पर्सनल पर्पस, सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा टैक्सेबल होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी का डिप्रिसिएशन वैल्यू यहाँ टैक्सेबल नहीं हो सकता, क्योंकि गाड़ी तो हम खुद अपने पैसे से खरीदे, हमको ऑफिस थोड़ी नहीं दिए। हाँ तो उसका टैक्स हम क्यों देंगे? इनकम नहीं होगा तो टैक्स नहीं देंगे। हाँ, यहाँ पे मेरे को कोई बेनिफिट मिला ही नहीं बॉस से। नहीं। हाँ। मेरे को बेनिफिट मिला मेंटेनेंस एक्सपेंस का, हाँ तो उसका खाली पार्ट टैक्सेबल कर दो। अच्छा। और पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल पर्पस है। तो वही इंजन कैपेसिटी 1800 और 2400, अच्छा ठीक है। वही टैक्सेबल करो, ठीक है। हाँ अब अगर व्हेन द एक्सपेंसेस आर मेड बाय द एम्प्लॉय, ऑल द एक्सपेंसेस। कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अच्छा गाड़ी बॉस का है, हाँ, मेंटेनेंस हम कर रहे हैं। मेंटेनेंस का खर्चा हम बियर करते हैं। ठीक है। तो फिर अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो नॉट टैक्सेबल, पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो 10% खाली टैक्सेबल होगा। यहाँ मेंटेनेंस एक्सपेंस नहीं टैक्सेबल होगा अलग से। क्यों नहीं? बेटा मेंटेनेंस हम बियर कर रहे हैं, ओ हाँ गाड़ी बॉस का, इसलिए खाली डिप्रिसिएशन टैक्सेबल हो गया, हाँ हाँ। खाली गाड़ी का कॉस्ट टैक्सेबल हो गया। मेंटेनेंस तो हम अपनी जेब से भर रहे हैं। हाँ, जो बेनिफिट हो रहा है उसका हाँ, टैक्स देना। तो ये तो उल्टा बेनिफिट क्या है, तो मेरा खर्चा हो रहा है, हाँ हाँ, मेंटेनेंस का तो टैक्स भी ले, खर्चा भी करे और टैक्स भी दे। नहीं। नहीं। अच्छा, गाड़ी अगर पार्टली यूज हो रहा है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, तो अगर गाड़ी 1.6 लीटर से कम का है तो 600 पर मंथ टैक्सेबल होगा, और 1.6 से ज़्यादा का तो 900 पर मंथ टैक्सेबल होगा। ड्राइवर का हर बार वही 900 टैक्सेबल है। अब ये टैक्स फ्री का लिस्ट दिया पूरा आपको। यहाँ पे काम का बात देखो, मेडिकल में हम बोल ही दिया था फुल्ली एग्जम्प्टेड है। हाँ। बस इंडिया के बाहर इलाज कराने जाओगे ना तो 2 लाख तक का छूट है, बाद बाकी टैक्सेबल। अच्छा। इंडिया के बाहर जाओगे। हाँ। देखो रिफ्रेशमेंट फुल्ली एग्जाम लिखा। हाँ रिफ्रेशमेंट मतलब ऑफिस में नाश्ता पानी मिल गया शुभांगी, हाँ हाँ। चाय और आलू चॉप मिला, एग्जम्प्टेड। सब्सिडाइज लंच और डिनर, अच्छा ये चेंज हुआ है। पहले क्या था ना, जब हम लोग पढ़ते थे ना, हाँ। तो 50 रुपीज़ पर मंथ तक एग्जम्प्टेड था, बाकी टैक्सेबल हो जाता था। अच्छा। यहाँ पे फुल्ली एग्जाम कर। अच्छा। हाँ क्या तो ले, अरे ऑफिस में या स्कूल में हमको खाना मिल रहा है, हाँ। वो खाना वैसे भी दिन का 50-60 का ही होगा, तो 50 रुपया पर मील तक तो एग्जम्प्टेड था ही। हाँ। अब गवर्नमेंट बोले कौन कैलकुलेट करने जाएगा कि 70 रुपया थाली का पड़ा, तो 20 रुपया टैक्सेबल करो। बोला जाओ फुल्ली एग्जाम करते हैं, ठीक है ना। टेलीफोन फुल्ली एग्जाम, रिक्रिएशनल फुल्ली एग्जाम, ट्रांसपोर्ट फुल्ली एग्जाम, पर्सनल एक्सीडेंट, ये सब फुल्ली एग्जाम है। हाँ, ये कुछ ज्यादा लिखा भी नहीं है। नहीं, सब में फुल्ली एग्जाम लिखता गया, बस हाँ। खाली मीनिंग बताया है सबका। अब आते हैं वन ऑफ द वेरी वेरी वाइटल टॉपिक। चार्ट दिया है क्या इसका? चार्ट नहीं दिया, कोई नहीं, हम आपको बहुत शॉर्ट में बताएंगे इसको। प्रोविडेंट फंड को बेटा 3 कैटेगरी में बांटा। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड,
अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, एसपीएफ, यूपीएफ, आरपीएफ, पीपीएफ। पहले हम पीपीएफ को साइड कर देते हैं। यहाँ पे पीपीएफ आपको दिख नहीं रहा गोला में, क्यों नहीं दिख रहा हम बता देते हैं। क्योंकि पीपीएफ जो होता है ना बेटा, वो आपका बॉस सैलरी आपको हाथ में दे दिया, अब आप पर्सनली एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोले हो किसी बैंक में, अच्छा, या किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास, ठीक है, इसीलिए उसका नाम पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, हम उसको याद रखने के लिए प्राइवेट प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, हाँ, ताकि वो याद रहेगी वो प्राइवेट है, अपना खुद का है। हाँ, पब्लिक पूरा प्राइवेट हो गया, मीनिंग बदल गई। नहीं वैसे नहीं मीनिंग, पब्लिक प्रोविडेंट फंड मतलब पब्लिक खुद खोला है अपना, ठीक है, या ऐसे याद कर सकते हो कि पब्लिक खुद का प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोला है। अरे होता है ना, मेरे को ऑफिस से तो पीएफ अकाउंट है मेरा, हाँ, हमको लगता है ये तो साल का मतलब कितना, हम जब रिटायर होंगे तो 5-6 लाख रुपए जमा हो गए हैं। तो हाँ, बेटा अभी हम एज मेरा 37 है, हम 23 साल बाद रिटायर होगा 60 ईयर्स में, हाँ, हमको उस समय 5-6 लाख 7 लाख रुपए मिलेगा। उस समय 5-6 लाख का कुछ वैल्यू होगा क्या? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उस समय 5-6 लाख का कोई औकात नहीं होगा, हाँ, इन्फ्लेशन बोलेगा फालतू वैल्यू है। वो 40-50 हज़ार के भी इक्वल नहीं होगा। हाँ, तो अब हमको लग रहा है कि इतना कम अगर हमको रिटायरमेंट में मिलेगा हाँ, तो मेरा काम कैसे चलेगा उस समय। तो हम अपना खुद का सैलरी से एक बैंक में या कोई एलआईसी कंपनी के पास अपना एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल दिया, जहाँ साल का लाख रुपए हम खुद जमा कर रहे हैं। अच्छा, तो जिससे कि 23 साल में 23 लाख जमा हो जाएगा। तो इसमें परक्यूसिट कहाँ है? हम खुद ही तो जमा कर। अरे बेटा इसीलिए तो इसमें लिखा नहीं, अच्छा, हम आपको परक्यूजिट नहीं पढ़ा रहा था, हम पहले आपको प्रोविडेंट फंड पढ़ा रहा था अच्छा, अच्छा, कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है अच्छा, और यह कैसे बनता है। तो ये हुआ पीपीएफ। हाँ, पीपीएफ आप खुद का खुद बना रहे हो, तो सैलरी का कोई पार्टी नहीं होना चाहिए, हाँ, इसीलिए इस चैप्टर के दायरे से बाहर होगी। अच्छा, अब आते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का होता है ओके, और ये फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। अच्छा, मतलब जब रिटायरमेंट पे मिलेगा या हर महीना जो तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारा बॉस जमा कर रहा है वो टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एक्चुअली में जब रजिस्टर्ड ही नहीं है वो प्रोविडेंट फंड में, तो गवर्नमेंट क्या तो टैक्सेबल करेगा और क्या छूट देगा। गवर्नमेंट बोला हम उसको कैलकुलेशन में नहीं लेते, यानी फुल्ली एग्जम्प्ट होगी। अच्छा, तो ये दोनों बाहर निकल गया, हाँ, बचा केवल आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, 2 टाइप का कंट्रीब्यूशन इसमें जाएगा, आपके सैलरी से कुछ कटा वो जमा हुआ और उतना ही रुपया, या फिर जो आपका एग्रीमेंट है बॉस के साथ उतना रुपया बॉस भी जमा किया वहाँ पे, हाँ, हाँ, तो दोनों आपके पीएफ अकाउंट में जमा हुआ। हाँ, शुभांगी लेट्स से आपका पीएफ अकाउंट में बॉस आपके सैलरी से 12% काट के जमा करता है, ठीक है, सो 15% काट के जमा करता है, ठीक है, सैलरी का 15% पीएफ अकाउंट में जाता है। बॉस भी ना 15% ही जमा करते हैं। अच्छा, देखो शुभांगी आपके सैलरी से जो कट के जमा हुआ हाँ, उस पर तो अलग से कोई टैक्स लगना नहीं चाहिए, नहीं, 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 वो तो आपका खर्चा ही हो रहा है उल्टा। हाँ, खर्चा नहीं हो रहा है, बाद में मिल जाएगा, एक टाइप का आप ही के सैलरी से कट रहा है। हाँ, अलग से बॉस जो जमा कर रहा है हाँ, वो बेनिफिट ना, वो आपका बेनिफिट है। हाँ, तो गवर्नमेंट बोला हम 12% तक माफ करेंगे, उसके ऊपर जितना बॉस जमा कर रहा है वो टैक्सेबल कर देंगे। मतलब 3%। एग्जैक्टली। अगर बॉस 11% डालता तो 4%। हाँ 5। क्या बोल कितना? बॉस 11% डालता तो exempt हाँ फुल्ली एग्जम्प्ट होता, 12% तक छूट है। हाँ, हाँ, उसके ऊपर जितना बॉस डाल रहे हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज तो एग्जम्प्टेड है, हाँ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 12% तक एग्जम्प्टेड है। ठीक है, अब शुभांगी हर साल ये दोनों अमाउंट जमा हो रहे हैं, हर साल इस दोनों अमाउंट पे ब्याज मिल रहा है, हाँ, इंटरेस्ट हाँ, गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगा ना, हाँ, तो हर साल जितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपका इनकम, वो आपका बेनिफिट। हाँ, तो गवर्नमेंट बोला 9.5% तक
9.5% तक हाँ हम इंटरेस्ट में माफ़ी देंगे, ठीक है। बाद बाकी हम टैक्सेबल करते हैं। तो आज की डेट में पीएफ अकाउंट में मिलता ही 8% इंटरेस्ट, ऐसे ही एग्जम्प्टेड हो गया। हाँ एग्जाम्पल। लेकिन ये रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये है और नहीं, ये स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, बाकी दोनों ऑल एम्प्लॉय। बाकी दोनों नॉर्मल प्राइवेट एम्प्लॉयज़। अच्छा तो देखो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड पहले मतलब बता दिया आपको, हाँ प्रोविडेंट फंड फॉर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब नाम से पढ़ के समझ में आ रहे राजा महाराजाओं के लिए। हाँ हाँ गवर्नमेंट। तो इनको पहले ही छूट दे दिया। देखो ट्रीटमेंट में लिखा लोग सेकंड लाइन का एंडिंग पॉइंट देखो, शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल, टोटल इनकम। तो पहले ही माफ कर दिया। आरपीएफ में आए, इसे लिखता है ना आदमी, पढ़ने का भी मन नहीं करे। हाँ चार्ट बना दे बाबा, दिक्कत क्या है एक चार्ट बनाने में, क्योंकि पूरा राम कहानी में काम का बात बेटा थर्ड लाइन का लास्ट 2-3 वर्ड। हाँ इतना घुमा फिरा के लिखता है मेन वर्ड लास्ट में। हाँ बताओ, थर्ड लाइन का लास्ट 3 वर्ड देखो। 12% ऑफ एम्प्लॉयर्स सैलरी कंट्रीब्यूटेड बाई एम्प्लॉयर हाँ विल बी एग्जम्प्टेड। हाँ उसके ऊपर होगा तो टैक्सेबल। ट्रीटेड इन द टोटल कंट्रीब्यूशन। फिर आया यूआरपीएफ, ठीक है, ये एग्जम्प्टेड है, पहले इसको कैलकुलेशन में नहीं लिया गवर्नमेंट। हाँ उसका इंटरेस्ट वाला कहाँ गया रे नालायक, आधा बात नहीं, उसका इंटरेस्ट वाला बात कहाँ गया। 9.5 कहीं गायब कर दिया लोग, हाँ इंटरेस्ट का बात ही तो नहीं किया। उसके बाद में रहेगा। बाद में और कहाँ देगा, नीचे तो रिलीफ वगैरह का बात करने लग गया। छोड़ो, नहीं है, हम बता दिए 9.5 है, ठीक है। हाँ 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 ठीक। तो याद रखने लायक बेटा 2 ही था कि आरपीएफ में 12% एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 12% तक एकदम बाकी टैक्सेबल, और हाँ। टोटल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिलता है 9.5% तक एकदम बाकी टैक्सेबल। तो ये था आपका पूरा परक्यूजेट। अब आ जाते हैं, एक बार आपका भी नोट खोलेंगे, वो बुक से, वो तो आप उस बुक से बनाए हो ना। हाँ हाँ हमारी बुक से। हाँ तो वो भी खोलेंगे, पहले एक बार यहाँ वाला पार्ट देख लेते हैं। इसमें बुक में जो है पहले वो कंप्लीट कर देते हैं। डिडक्शंस, तो आपका परक्यूजिट हो गया, आपका अलाउंसर हो गया, आपका बेसिक कंपोनेंट्स हो गया। हाँ तीनों जोड़ने से क्या आएगा, ग्रॉस Total सैलरी। gross हाँ ग्रॉस सैलरी बेटा, हाँ। टोटल सैलरी नेट सैलरी को बोलते हैं। नेट कब आएगा? नेट अभी आएगा। अच्छा हाँ वो तो लिखे एंटरटेनमेंट सब लिखा है। और वो तीनों डिडक्शंस माइनस होने के बाद। हाँ हाँ तो पहला डिडक्शन का नाम क्या है बेटा, सेक्शन 16(1), स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेक्शन 16(1) स्टैंडर्ड डिडक्शन। 16(1) नम सेक्शन याद करना हो तो करो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। काम का बाद इस लाइन, इसका पहला लाइन का चौथा 5वां वर्ड, कितना छूट, 50,000 50,000 पर एनम, 50,000 रुपया साल का ग्रॉस सैलरी में डिडक्शन मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 15,000 और द अमाउंट ऑफ सैलरी व्हिचएवर इज लेस। तो ऑब्वियस बात है बेटा, अगर आपका सैलरी 40,000 है साल का, हाँ तो क्या डिडक्शन? तो 50,000 छूट कैसे देगा गवर्नमेंट। ये विचेवर इज लेस वाला कार्य हमेशा रहेगा बेटा, एक्चुअल अमाउंट तो। हाँ वो तो आप बोले थे मेरे को ज़्यादा सैलरी, नहीं होगा। मेरे को सैलरी शुभांगी मिलता है, पियोन है, हमको सैलरी मिलता है 4,000 रुपया पर मंथ। साल का कितना मिलेगा, 48,000। हाँ तो 48 और 50 विचेवर इज लोअर ही छूट मिलेगा ना, 48। पूरा 48 ही मेरा एग्जम्प्टेड हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, अगर हमको 2.5 लाख मिलता है तो 50,000 एग्जम्प्टेड हो जाएगा, 2 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अगला डिडक्शन क्या था, एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये बोले कि गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को है। अच्छा देखो पहला लिखा फुल्ली टैक्सेबल है, हाँ पहले उसको सैलरी में इंक्लूड करो, बाद में डिडक्शन क्लेम करेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस किस में आता है, एचटीसी सेम,
सेम में, हाँ SEM सेम, हाँ सेम में। ई से एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, हाँ तो ये लोग भी वही लिखा। लेकिन बाद में लिखा इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय द फॉलोइंग डिडक्शन आर अवेलेबल। यही एकमात्र जगह खाली बेसिक सैलरी है फॉर्मूला। तो बेसिक प्लस डी है कवर्ड ग्रेचुटी में, बेसिक प्लस डी ए प्लस कमीशन प्लस ऑल अलाउंसेस टैक्सेबल प्लस ऑल परक्यूजिट अलाउंसेस परक्यूजिट टैक्सेबल, ये RFA में होगा। हाँ और खाली बेसिक सैलरी आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन में होगा। ओके बाद बाकी सब जगह बेसिक प्लस डी ए प्लस कमीशन। सर हम एक सम कर रहे थे, वहाँ पर सैलरी में डियरनेस पे लिया था, वो क्या वही है? तो DNS अलाउंस हो गया बेटा। डियरनेस अलग से दिया हुआ था। तब अदर कोई भी अलाउंसेस हो वो टैक्सेबल हो जाता है। नहीं, वो सैलरी में डियरनेस अलाउंस भी लिया, डियरनेस पे भी लिया। हाँ तो DNS अलाउंस DNS पे सेम है बेटा, अच्छा वो दो नाम से बॉस दे दिया होगा। अच्छा तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी हाँ 5,000 रुपया या फिर एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लोअर ओके छूट मिल जाएगी। पी टैक्स में जितना आपके सैलरी से पी टैक्स कटा पूरा का पूरा आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन आपके सैलरी से कटना चाहिए। बॉस अगर अपनी जेब से दे दिए हाँ तो नहीं होगा। तो फिर आपको कोई छूट नहीं मिलेगा, उल्टा आपका अलाउंसेस में टैक्सेबल हो जाएगा। हम्म, ठीक है। तो पी टैक्स अलाउज द डिडक्शन व्हेन पेड बाय द एम्प्लॉय, ओके दैट मीन्स रिकवर्ड फ्रॉम द सैलरी। हाँ तो फिर ये 3 डिडक्शन मिलेगा। अभी एक बार आप वाला नोट्स एक बार अब आते हैं अपनी इस बुक में देख लेते हैं कुछ बचा है क्या अपना परक्यूजिट में जो इम्पोर्टेंट हो। देखो जैसे यहाँ पे होली एग्जम्प्टेड बोला कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, हाई कोर्ट के जज को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के आदमी लोग को, इन सबको एग्जम्प्टेड है। हाँ यहाँ पे देखो परक्यूजिट में पहले लोग RFA लाए, ये देखो ये लोग कितना अच्छा से चार्ट बनाए। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लिखा, लाइसेंस फीस। अदर एम्प्लॉयज को 10 लाख से कम का एरिया तो 7.5%, 10 लाख से 25 लाख का पॉपुलेशन तो 10%, 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन तो 15%। और अगर बॉस भाड़े पे लेके दिया तो 15% ऑफ द सैलरी। हाँ ये वाला एक अच्छा बात छूट गया था। अगर आपको होटल में कोई अकोमोडेशन करवा दिया बॉस एक बार, आपको कलकत्ता से बाहर दूसरा जगह जॉब करने भेजा गया, हाँ वहाँ पे तुरंत घर नहीं मिल रहा था, बॉस आपको एक बार होटल में अरेंजमेंट करवा दिया अच्छा और आप 15-20 दिन महीना भर वहाँ होटल में रहोगे आप, ओके तो 24% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा बहुत ज़्यादा है। तो बॉस आपको फायदे भी, अरे बाबा तो आपको जितना मिला उसका 24 टैक्सेबल ना। होटल में रहने के लिए आपका खर्चा जितना हुआ उसका, अच्छा और ये फर्नीचर का तो आपने बोली थी हर जगह 10% है। ये देखो मोटर कार का कन्वेंस फैसिलिटी दिया, इसमें ये लोग भी चार्ट नहीं बनाया ठीक से, वो हम खुद बना लेंगे, आप बनाना इसका चार्ट। हाँ ये वाला एक अच्छा पॉइंट था। अगर बॉस आपको स्वीपर, गार्डनर या वॉचमैन दे देता है तब फिर जितना सैलरी स्वीपर गार्डनर को पेमेंट हो रहा है ओके वो आपके लिए टैक्सेबल, माइनस अगर आपसे कुछ रिकवर कर ले रहा है बॉस को, ठीक वो तो हमेशा ही माइनस होगा। हाँ हाँ गैस इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ ही लिए थे, एजुकेशन फैसिलिटी देख ही लिए थे, ई शॉप नहीं पड़ रहा, ईशॉप बोले ना आपको शेयर दे दिया, वो तो स्वेट इक्विटी था। बात एक ही है। अच्छा देखो मेडिकल फैसिलिटी में 2 लाख को हाईलाइट किया, बोले थे ना फॉरेन में ट्रीटमेंट का। 2 लाख तक छूट है, बाकी टैक्स दो। इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन का बात की है। फ्रिंज का मतलब क्या होता है? फ्रिंज मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट, छोटा मोटा। ओके ये देखो हम बोला था ना वो 50 रुपये वाला कहानी, हाँ यहाँ है तो फ्री कंसेशनल फूड में आपका बुक में ही गायब है। वाह बेटा क्या बुक लिखा है, मरवाएगा। यहाँ देखो है ना
एग्जाम्प्टेड अप टू 50 रुपीज पर मील है वो। गिफ्ट वाला बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये वाला छूटना गलती होता। बॉस आपको कुछ गिफ्ट कर दिया, हाँ, घड़ी दे दिया, महंगा वाला आईपैड दे दिया, महंगा वाला मोबाइल गिफ्ट कर दिया, 5,000 रुपये तक का गिफ्ट छूट है, ओके। उसके ऊपर गिफ्ट मिलेगा तो टैक्सेबल। कितना अमाउंट कितना ले तो गिफ्ट है? गिफ्ट का तो कोई मार्केट वैल्यू तो होता होगा बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे आपको फ्री में मिला तभी तो आपको अमाउंट लेना है। हाँ, अगर वहाँ अमाउंट एग्जाम में दे देगा आपको कि मार्केट वैल्यू कितना है, अच्छा। वो आपको ऑब्वियसली बताएगा। आप क्या उस समय सम्स में बैठ के बोलोगे क्या एग्जामिनर को, रुको हम इसका मार्केट वैल्यू पता करके आते हैं। क्लब एक्सपेंडिचर का बात कर ही लिए, मूवेबल एसेट बोले ही थे। आपको अगर यूज़ करने दे रहा है, बॉस का खुद का है तो 10%, भाड़ा पे लेके दे रहा है तो जितना भाड़ा लग रहा है। ठीक। और ये देखो मूवेबल एसेट आपको ट्रांसफ़र कर दिया, बेच दिया, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, वो बात किए थे। देखो कितना सुंदर से एक छोटा सा चार्ट बना दिया। हाँ, ग्रेचुटी वगैरह अपने पढ़ ही लिए, बस हो गया और कुछ बचा नहीं है। लीव ट्रैवल नहीं। लीव ट्रैवल कंसेशन, हाँ ये बचा, ये हम बोले थे ना, एक तो बचा हुआ है। हाँ, हाँ, हम यही है। वही सोच रहे थे कि अब इम्पोर्टेंट बोले। हाँ ये रहा। लीव ट्रैवल कंसेशन क्या है शुभांगी? साल में 2 बार, 4 साल में, 4 साल का लोग कैलेंडर ईयर का ब्लॉकर बनाया। ओके। 96 से कैलकुलेट करना चालू करो। 96 से 4 साल क्या होगा? 96 टू 2000, हाँ 2000 से 2004, हाँ 2004 से 2008, 2008 से 2012, हाँ 2012 से 2016, हाँ 2016 से 2020, यानी आपका ब्लॉक बनता है 2021 से 2024। हाँ। तो 21 से 24 के बीच में 4 साल में आपको 2 बार घूमने का मौका मिलेगा। 4 साल में 2 बार घूमे। हाँ, तब ये आपको बॉस 4 साल में 4 बार भी घूमने भेज सकते हैं। अच्छा। आपका बॉस आपको 4 साल में 40 बार भी घूमने भेज सकता है, उससे इनकम टैक्स को प्रॉब्लम नहीं है। इनकम टैक्स बोला हम 2 बार का छूट देंगे। अच्छा। अगर, और वो भी क्या छूट देंगे, वहाँ का होटल में रहना, खाना पीना, वो सब नहीं, सिर्फ ट्रैवलिंग का। अच्छा, मतलब फ्लाइट फी। हाँ, तो अगर आपको फ्लाइट में भेजता है बॉस तो इकोनॉमिक क्लास का फेयर का छूट देंगे, बिजनेस क्लास का नहीं। अगर आपको ट्रेन में भेजता है बॉस तो फर्स्ट क्लास एसी का हम आपको छूट देंगे। अगर ऐसा कोई जगह जाते हो जहाँ रेल रूट है ही नहीं, तब वहाँ के एसी जो डिलक्स बस होती है उसका फेयर का छूट देंगे। ठीक है। मान लो वहाँ बस भी नहीं चल रही है तो फिर एसी फर्स्ट क्लास ट्रेन के भाड़े का जितना छूट ले लो। मतलब अगर ट्रेन है तो ट्रेन के भाड़े की जितना, ट्रेन नहीं है लेकिन बस है, तो एसी डिलक्स बस, हाँ फर्स्ट क्लास एसी डिलक्स बस, हाँ। तो बस का फेयर का छूट ले लो। अच्छा। वहाँ न बस है न ट्रेन है, ऐसा जगह गए हो तो फिर बोला भैया तुम कोई भी ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, तुमको बस जितना, एसी फर्स्ट क्लास ट्रेन जितना छूट देती है। ओके ओके। अच्छा, मतलब कोई भी नहीं है तो ट्रेन का लेंगे। हाँ, ट्रेन के फेयर का छूट मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। और आखिरी इंपॉर्टेंट बात, शॉर्टेस्ट रूट का फेयर का छूट देंगे। मतलब अब आप यहाँ से बेंगलोर जाना था घूमने, आप वाया बॉम्बे बेंगलोर गए, अच्छा। तो भैया यहाँ से बेंगलोर का जो ट्रेन का भाड़ा होता है या फ्लाइट का भाड़ा होता है या बस का भाड़ा होता है वो छूट देंगे हम। आप लॉन्ग रूट पकड़े के जाओगे तो गवर्नमेंट लॉन्ग रूट में तो ज़्यादा खर्चा हो रहा है ना। हाँ। अब आपका बॉस आपको ज़्यादा पैसा दिया, आप गए लॉन्ग रूट से, हाँ। वो डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। डिपार्टमेंट बोला हम शॉर्ट रूट के फेयर का छूट दे देंगे। अच्छा, ये था लीव ट्रैवल कंसेशन। ठीक है। आई थिंक खत्म सब। ये रहा प्रोविडेंट फंड का चार्ट, देखा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एसपीएफ में एग्जम्प्टेड, आरपीएफ में 12% तक छूट,
URPF में नॉट टैक्सेबल। ये 9.5 भी लिखे हैं ये लिखा है तो हमको पता ही है बेटा, इंटरेस्ट। ये रूल हम भूल ही नहीं बुक में सकते। क्यों नहीं है तो पता नहीं। भगवान मालिक बोले तो वो एक तो देखो ऐसे लिखा है ना कि आदमी एक एक लाइन पढ़ के ढूंढने भी नहीं बैठेगा हाँ क्या लिखा है, बाढ़ में जाओ नहीं पढ़ेंगे। हाँ एक बात है, अगर आप लमसम में पैसा उठा लेते हो ना हाँ तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा RPF। अच्छा आप जॉब करते करते प्रोविडेंट फंड से अगर पैसा उठा लेते हो ड्यूरिंग सर्विस। हाँ तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। बस यही था, इसमें और कुछ नहीं, खत्म। ठीक है।